हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। आप लोग की इस पे यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है पोलियो का कारण है। ठीक है, देखिए पोलियो रोग होता है वो किस वजह से होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट के कारण। तो देखिए जो आपका पोलियो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस से होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, ये जो वायरस है कहाँ पाया जाता है, जैसे गंदे पानी में, भोजन से, और अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है तो उसके साथ रहने से भी यह रोग हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं इस वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो आपका है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ये क्या, ये अंग आपके प्रभावित होते हैं इस वायरस से। ठीक है, तो जो आपका पोलियो है वो किस वजह से होता है, विषाणु यानी कि वायरस से होता है। ये आपका दूषित पानी, भोजन, और अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है उसके साथ रहने से भी यह फैलता है। ठीक है, और इससे प्रभावित अंग कौन से है, मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, नाड़ी, गला, ये सब क्या इससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से राइट कौन सा है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, या सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब क्या, जो धातुएं होती है उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या होता है, मतलब कोई जो धातु है उसको पीट कर, मतलब उसको तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, उन्हें पतले तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। आपको बताना है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करके, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। अब थर्ड ऑप्शन है आपका 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकेंड तक गर्म करके। फोर्थ ऑप्शन है आपका 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 71 डिग्री पर अगर रखेंगे तो हम 15 मिनट तक उसे पकाएंगे। ठीक, और 62 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दूध का पाश्चुरीकरण होता है। और पाश्चुरीकरण हम क्यों करते हैं, तो पाश्चुरीकरण हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसका पाश्चुरीकरण करते हैं। निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक है। ठीक है, आपको बताना है सार्वत्रिक विलायक कौन सा, ऑक्सीजन है, जल है, दूध है, रक्त है। ठीक है, तो आपका जो सार्वत्रिक विलायक है वो आपका जल है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल। मतलब जो जल है, देखिए जल क्या है, किसी अन्य रासायनिक की अपेक्षा, ठीक है, किसी अन्य रासायनिक की तुलना या उसकी अपेक्षा क्या अधिक यौगिक को अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आपको उस पक्षी का नाम बताना है जो कैक्टस पौधे होते हैं उनके कांटों के बीच वो अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो वो कौन सा आपका हो जाएगा, शकरखोरा, बयां, या कलचीड़ी, या फाख्ता। ठीक है, तो देखिए जो कैक्टस पौधों में अपना घोंसला बनाता है वो आपका है फाख्ता। ठीक, यानी 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा फाख्ता। ये जो फाख्ता है ये कबूतर प्रजाति का है। ठीक, कबूतर प्रजाति का है, और ये घू की आवाज़ निकालता है, इसे घू पक्षी भी बोलते हैं। ठीक, और फाख्ता जो है क्या, इससे शांति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका फाख्ता जो है पक्षी है वो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, ये कबूतर की प्रजाति का है, मतलब कबूतर की एक प्रजाति है जो कि घू की आवाज़ करता है, इसलिए इसे घू पक्षी भी बोलते हैं, और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आपका है, पौधों की पंखुड़ियों के अंदर
फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, देखिए जो पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, आपने देखा होगा उसके बीच में पतली पतली से पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, या पराग बोलते हैं, या मूलांकर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं पराग, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पराग। ठीक, इसे ही पराग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ठीक, आपको बताना है मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा में कौन वलय से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो शनि है वो क्या है? वलय से घिरा हुआ है। आपने देखा होगा जो शनि जो ग्रह है उसके आसपास ऐसे ऐसे सर्कल टाइप के दिखाई देते हैं, उसे ही वलय बोलते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा शनि। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। और ये जो आपका शनि है, ठीक, ये क्या है? एक तो ग्रह है, ये क्या है? आपका ग्रह है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं ये जो किस नंबर का ग्रह है, मतलब ये देखिए जो आपका शनि ग्रह है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। और जो आपका पृथ्वी है वो आपकी 5वें नंबर पे आती है। तो याद रखिएगा कि वलय से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि है, जिसमें क्या 7 से 9, मतलब 7 कहीं कहीं पे 7 दे रखे, कहीं कहीं पे 9 दे रखे वलय पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा आपको मतलब वो पौधा बताना है जिसकी पत्तियों को हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं और जिसके बीज को हम तेल के रूप में तेल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, सरसों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है सरसों, यानी 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाए सरसों। क्योंकि देखिए सरसों की पत्ती, यानी कि सरसों का हम लोग साग बनाते हैं, उसकी पत्तियों से उसका साग बनाते हैं और उसके जो बीज होते हैं उससे क्या तेल निकालते हैं। तो आई इसलिए आपका राइट ऑप्शन का आंसर है सरसों। ठीक, नेक्स्ट है, खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है? ठीक है, अनाज से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है? निष्पावन, चालनी, अवसादन या निस्तारण। ठीक है, तो जो है अनाज से भूसा निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है आपकी निष्पावन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाए निष्पावन। ठीक, और सामान्य भाषा में, सरल भाषा में क्या बोलते हैं? ओसाना। ठीक है, ओसाना बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ठीक है, आपके ऑप्शन है विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देख कर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना, या फिर जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो आपका राइट ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विविध खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना के लिए कहना। ठीक है, ये एक अच्छी विधि है जिससे कि हम खाद्य श्रृंखला में विद्यार्थियों की ज़्यादा भागीदारिता ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख कौन करता है? ठीक है, जो कि संसद जो है धन को आवंटित करता है उसकी देखरेख कौन करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे ही बोलते हैं कैग। ठीक है, याद रखिए इसे ही बोलते हैं कैग। अगर आपसे पूछ लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और अगर आपसे इसका कार्यकाल पूछे तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक, और अगर आपसे पूछ लेते नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में दे रखा, तो आपका ये दे रखा है अनुच्छेद 148 में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत होते हैं, ठीक है, या फिर मृत होने के पास होते हैं, मृत जीवों को खाते हैं या मृत जीवों के शरीर में रहते हैं, ठीक है। तो जो मृतजीवी जीवों को हम मृतजीवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे मृत जीवों को खाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मृत जीवों को खाते हैं, वो क्या, वो इन्हीं पे आश्रित रहते हैं, ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है, ठीक है। जो सतत विकास है वो किन संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन या औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जो आपकी सतत विकास है, ठीक है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। क्योंकि देखिए हम लोग अगर ज़्यादा ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर डालेंगे तो आगे की पीढ़ी को इसका मतलब लाभ नहीं मिल सकेगा और लुत्फ नहीं मिल सकेगा, इसलिए हमें इतना यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका लुत्फ उठा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। बताना कि कौन सा जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक, ठीक है। तो जो आपका प्लास्टिक है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है, प्लास्टिक, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि जो प्लास्टिक है वो का अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। जबकि कागज, कपड़ा, धातु क्या है, ये निम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब इनका विघटन हो जाता है पर प्लास्टिक का नहीं होता है। ये प्लास्टिक जो आपकी है वो भूमि पर 400 वर्ष तक वैसे ही रहती है जैसे कि इसके निर्माण के समय यह होती है, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप की तरंगों को निरूपित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भूकंप की तरंग होती है उसको किस पे निरूपित करते हैं, सिस्मोग्राफ द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा या टॉमोग्राफ द्वारा या पॉलीग्राफ द्वारा, ठीक है। तो देखिए जो भूकंप की तरंगों को हम निरूपित करते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, ठीक। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों को मापते हैं, ठीक। और अगर भूकंप की तीव्रता पूछें, भूकंप की तीव्रता, ठीक, तो इसको रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, ठीक है। किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर तरंग पूछे तो सिस्मोग्राफ और अगर तीव्रता पूछे तो रिएक्टर स्केल, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।